आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें एक बंजर जमीन है, एक पूर्व फौजी का अटूट विश्वास है और एक लगभग डूब चुकी कंपनी है। इन तीनों ने मिलकर भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हब बना दिया। जी हाँ, ये कहानी है गुरुग्राम की और उस एक जबरदस्त विजन की जिसने सब कुछ बदल दिया। चलिए जानते हैं ये सब हुआ कैसे। कभी सोचा है वो जमीन जिसे देखकर लोग रास्ता बदल लेते थे, वो आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों का एड्रेस कैसे बन गई? देखिए, ये सिर्फ कंक्रीट और शीशे की इमारतों की कहानी नहीं है, ये उस एक सोच की कहानी है जिसने भविष्य को देखा और उसे हकीकत में बदल दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 70 के दशक से। एक तरफ था गुड़गांव, दिल्ली के पास एक छोटा सा वीरान कस्बा जहां कुछ खास नहीं था, और दूसरी तरफ थे कुशल पाल सिंह यानी केपी सिंह, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जो अपनी जिंदगी में एक नई चुनौती ढूंढ रहे थे। जरा इस बदलाव को देखिए, ये कितना ज्यादा हैरान करने वाला है। 70 के दशक में जहां सिर्फ बंजर जमीन थी, आज वही चमचमाते ग्लास टावर्स हैं। जहां लोग बस बाईपास करके निकल जाते थे, आज वही जगह भारत का प्रीमियर कॉर्पोरेट हब है जहां 250 से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनियां काम करती हैं। सच कहूं तो सुनसान जमीन से यहां तक का सफर किसी जादू जैसा ही लगता है ना। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, 1946 में केपी सिंह के ससुर चौधरी राघवेंद्र सिंह ने डीएलएफ की स्थापना की थी। कंपनी ने दिल्ली में बहुत शानदार कॉलोनियां बनाई, लेकिन फिर 70 के दशक में सरकारी नीतियों ने प्राइवेट डेवलपमेंट पर पूरी तरह रोक लगा दी। डीएलएफ का काम एक तरह से ठप पड़ गया, और ऐसे ही मुश्किल वक्त में एक पूर्व फौजी केपी सिंह, जो 60 के दशक में कंपनी से जुड़े थे, उन्होंने इस लगभग बंद हो चुकी कंपनी में एक नया भविष्य देखा। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही रोमांचक मोड़ आता है। जब सब कुछ रुका हुआ था, तब केपी सिंह ने एक ऐसा दांव खेला, एक ऐसा सौदा किया जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। और केपी सिंह की ये बात उनकी पूरी सोच को एकदम सटीक तरीके से बताती है। जब बाकी लोग उस वक्त की मुश्किलों में फंसे थे, तब केपी सिंह आने वाले कल की, आने वाले दशकों की तस्वीर बना रहे थे। वो एक ऐसे भारत को देख पा रहे थे जो तब हकीकत में था ही नहीं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने गुड़गांव की उसी बंजर जमीन पर भरोसा किया जिसे कोई नहीं चाहता था। 1-2 एकड़ नहीं, बल्कि किसानों से बात करके उन्हें मनाकर हजारों एकड़ जमीन खरीद ली। लोग मजाक भी उड़ाते थे, कहते थे, अरे ये तो जंगल है, यहां कौन रहने आएगा। लेकिन केपी सिंह का आइडिया सिर्फ जमीन खरीदना नहीं था, वो भारत की पहली प्लान्ड प्राइवेट टाउनशिप बनाना चाहते थे। सोचिए, ये कितना नया और क्रांतिकारी आइडिया था उस वक्त। मतलब शहर सरकारें नहीं, बल्कि एक प्राइवेट कंपनी बनाएगी। एक ऐसा शहर जहां काम करने की जगह से लेकर रहने, शॉपिंग करने और मनोरंजन की सारी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं एक ही जगह पर मिलें। डीएलएफ सिटी इसी सोच का नतीजा था। और फिर सालों के इंतजार के बाद वो हुआ जिसका केपी सिंह को बेसब्री से इंतजार था। भारत की तकदीर ने एक करवट ली और उनके सपनों के शहर ने हकीकत का रूप लेना शुरू कर दिया। साल था 1991। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया, और ये फैसला डीएलएफ के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। विदेशी कंपनियां भारत आना चाहती थी और उन्हें दफ्तर खोलने के लिए चाहिए था वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। और वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें कहाँ मिला? दिल्ली या मुंबई की भीड़भाड़ में नहीं, बल्कि गुड़गांव की खुली जमीन पर, जहां केपी सिंह पहले से ही एक पूरा शहर तैयार करके उनके स्वागत के लिए बैठे थे। जीई, अमेरिकन एक्सप्रेस, माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों ने दिल्ली मुंबई को छोड़कर गुड़गांव को अपना नया घर बनाया। इसके बाद जो हुआ उसे कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। मतलब बर्फ का एक छोटा गोला जैसे लुढ़कते लुढ़कते बड़ा होता जाता है, वैसे ही शहर भी बड़ा। एक बड़ी कंपनी आई तो उसके हजारों कर्मचारियों के लिए घर, स्कूल, रेस्टोरेंट बने। उन सुविधाओं को देखकर और कंपनियां आईं, और देखते ही देखते एक वीरान जगह एक धड़कते हुए जीते जागते शहर में तब्दील हो गई। लेकिन देखिए, सफलता की कहानी कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलती। डीएलएफ ने आसमान की बुलंदियों को छुआ, और फिर एक ऐसा संकट आया जिसने कंपनी की नींव तक हिलाकर रख दी। साल 2007। डीएलएफ अपनी कामयाबी के चरम पर था। कंपनी ने भारतीय इतिहास का उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च किया। मतलब पहली बार आम लोगों को अपने शेयर बेचे, और रातों रात भारत की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी बन गई। लेकिन फिर आया 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट। पूरी दुनिया के बाजार क्रैश हो गए। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। डीएलएफ का शेयर, जो जनवरी में 1200 रुपए से भी ऊपर था, वो सिर्फ 10 महीनों के अंदर अक्टूबर तक गिर के 154 रुपए पर आ गया।
सोचिए कितनी बड़ी गिरावट थी ये। और इस संकट के बाद कंपनी पर 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भारी भरकम कर्ज चढ़ गया। एक वक्त तो ऐसा लगने लगा था कि दशकों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा और शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन केपी सिंह, जो एक फौजी रह चुके थे, उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कर्ज कम करने के लिए अपनी गैर प्रमुख संपत्तियां बेची, यानी वो प्रॉपर्टीज जो उनके मुख्य बिजनेस का हिस्सा नहीं थी, और बहुत ही धैर्य के साथ धीरे धीरे एक एक कदम उठाकर कंपनी को वापस अपने पैरों पर खड़ा किया। और आज वो मेहनत, वो दूरदर्शिता और वो विरासत हमें साफ दिखाई देती है। एक ऐसी विरासत जो एक शहर के रूप में जिंदा है और लगातार फल फूल रही है। आज के गुरुग्राम में 250 से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनियों के ऑफिस हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस हिम्मत और विजन का सबसे बड़ा सबूत है जो केपी सिंह ने दशकों पहले दिखाई थी। 1960 में डीएलएफ से जुड़ने से लेके 2020 में चेयरमैन एमिरेटस बनने तक केपी सिंह का सफर 5 दशकों से भी लंबा रहा। उन्होंने सिर्फ एक कंपनी को नहीं बनाया, बल्कि सही मायनों में एक पूरे शहर को गढ़ा। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? शायद यही कि पैसा, जमीन या किसी भी और चीज से कहीं ज्यादा बढ़कर भविष्य को देख पाने की क्षमता, यानी सच्ची दूरदर्शिता ही सबसे बड़ी दौलत होती है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।